छात्र एवं छात्राओं को आरपी अवस्थी का नमस्कार। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी अपना खास स्थान रखती है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें थोड़ी सी तैयारी के साथ हम अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करें। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी विषय के अंतर्गत निम्नलिखित टॉपिक्स पूछे जाते हैं। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अनुलोम विलोम। पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, रस, छंद, अलंकार, नोट कर लिए। वर्तनी, वाक्य की अशुद्धियां, गद्यांश, व्यंजन का हम के बाद में करेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं संधि। संधि को समझने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस माहेश्वर सूत्रों की तैयारी हो, क्योंकि छोटी कक्षाओं में तो किसी तरह से हम उदाहरण दे करके कर जाते हैं, लेकिन जब अच्छी तैयारी करनी है, जैसे टीईटी है, सीटेट है, पुलिस सिपाही की परीक्षा है, पुलिस दरोगा की परीक्षा है और लेखपाल या कानून जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। तो संधि तभी तैयार होती है अच्छी तरीके से जब हमें माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान हो। तो आइए पढ़ते हैं माहेश्वर सूत्र। बताया जाता है कि हमारी जो हिंदी है वो संस्कृत से निरूपित हुई है। संस्कृत जननी है हिंदी भाषा की। तो संस्कृत का जो व्याकरण लिखा है वो महर्षि पाणिनि ने लिखा है। और बताया ये जाता है कि शंकर जी ने नृत्य किया। नृत्य के उपरांत उन्होंने अपना डमरू बजाया और उस डमरू से ही जो है 14 माहेश्वर सूत्रों की निष्पत्ति हुई। तो आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्र। पहला है अयुण,
री लृ ए ओंग ऐ औच हय वरट ल यमन गणनम। सात ये हो गए। आठवां है झभई। नवा है घ घश। 10वां है जब गश। 11वां है खफ छठ चट तव। खफ छठ चटतव। 12वां है कपय। 13वां है शश शर। और 14वां है हल। तो इस तरह से 14 माहेश्वर सूत्र हैं। एक बार फिर देखते हैं। आयुण ऋलृ एवं अयौच हैवरट लम यमंगनम झभई घटधश जब गडदश खफ छठथ चटतो। ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें पहले 2 वर्ण हम पढ़ते हैं। खफ, फिर इसके बाद 3 छठथ और इसके बाद 4 चटतो। इस तरह से इसको पढ़ते हैं। खफ छठथ चटतो। खफ छठथ चटतो। 12वां है कपय। 13वां है शशर और 14वां है हल। तो अब आइए देखिए इसमें जो 4 माहेश्वर सूत्र हैं ये आ ई उ री लृ का ए ओ ऐ औ। तो ये आप देख रहे हैं कि इन माहेश्वर सूत्रों में केवल स्वर आए हुए हैं। अब अगर हम देखें कि स्वर कितने हैं तो आ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्वरों की संख्या 9 है। अब इसके बाद 5वें माहेश्वर सूत्र यानी हैवरट से और हल तक 14वें तक, 5वें से 14वें तक व्यंजन है और इन व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 की संख्या व्यंजनों की संख्या जो है 33। अब अगर हम 33 और 9 जोड़ दें तो 42 होती है। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से ही 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो अब इतना समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनता है। प्रत्याहार इसे नोट कर लें। नोट कर लिए। आइए देखते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार की परिभाषा है विस्तृत
वर्ण समुदाय का संक्षेपीकरण प्रत्याहार कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रत्याहार बनता कैसे, प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है। तो किसी भी माहेश्वर सूत्र में हम कोई एक वर्ण ले लेते हैं और हल वर्ण के साथ में उसे जोड़ देते हैं, तो इस तरह से प्रत्याहार बन जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे पहला माहेश्वर सूत्र है आयुण, और दूसरा है लिरिक। अब इसमें हम मान लीजिए पहले माहेश्वर सूत्र का आवर्ण ले लेते हैं और दूसरे माहेश्वर सूत्र का हल वर्ण ले लेते हैं का। तो इस तरह से प्रत्याहार बना हमारा अक, और प्रत्याहार हमारा बना अक। अब इसके स्वर कैसे देखे जाएंगे कि इस प्रत्याहार में स्वर कौन कौन से स्वर आए हैं। तो जब स्वरों की गिनती करेंगे तो हम हल वर्ण छोड़ देते हैं। अब अक प्रत्याहार के वर्ण जो होंगे वो आ, ई, उ, री और लृ। इस तरह से ये प्रत्याहार बना अक। इसी तरह से और आगे देखते हैं, तीसरा माहेश्वर सूत्र है एवं, और चौथा है अयौच। अब एक अगला प्रत्याहार हम बनाते हैं। मान लीजिए हम पहला वर्ण ले लेते हैं आ, और चौथे माहेश्वर सूत्र का हर वर्ण ले लेते हैं चा। इस तरह से हमारा प्रत्याहार बना अच। अब इस अच प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होंगे? तो आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आए और औ। आगे आप देखेंगे कि संधियों में इनका कितना प्रयोग है। तो इस तरह से इनके ज्ञान से संधियां आसान हो जाती हैं। समझ आ गया होगा। इस तरह से 42 जो है प्रत्याहारों का निर्माण होता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कुल प्रत्याहारों की संख्या है। टीटी में पूछा जाता है, बहुत सारा बार पूछा गया है। और ये माहेश्वर सूत्र तो टीटी और सीटेट के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कहा नहीं जा सकता। इससे 2-3 प्रश्नों का तो पूछा जाना बिल्कुल कंपलसरी है ही, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी जो है बहुत कंपलसरी हो जाती है। तो अब आइए पढ़ते हैं संधि। तो चलिए शुरू करते हैं संधि। संधि, संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ है मेल। जैसे आप इतिहास में पढ़े होंगे कि फला राजा ने फला के साथ में संधि कर दी। संधि का मतलब है मेल। तो इसकी परिभाषा है दो निकटवर्ती, निकटवर्ती का मतलब समीप के, पास पास के। मेल का मतलब ये नहीं है कि कोई एक वर्ड कहीं से
तो दूसरे वर्ण से मेल कर ले। समीप के वर्ण यानी दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है। तो देखा आपने, दो निकटवर्ती, निकटवर्ती माने समीप के, पास पास के वर्णों का मेल संधि कहलाती है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए देख लीजिए, विद्या, धन, आदि। अब ये जो बड़ा या है, तो या और प्लस बड़ा आ से मिलकर के बना है, और ये बड़ा आ, तो इन दोनों का ही मेल हो रहा है, और ये बराबर बड़ा आ, अर्थात विद्या। तो इस तरह से संधि होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्वर संधि। परिभाषा है स्वर का स्वर से मेल स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि कहलाता है। समझाया? स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वर संधि में केवल स्वर का स्वर के साथ ही मेल हो, व्यंजन के साथ नहीं। तो स्वर संधि के भेद देखिए। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि। नोट कर लिया? नोट कर लीजिए। तो स्वर संधि के भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। आइए पढ़ते हैं दीर्घ संधि। एक चीज और समझ लीजिए कि जब आप किताबों में पढ़ते हैं तो उसमें दिया होता है जब ह्रस्व या दीर्घ, तो इस ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। अब
किताबों में दिया होता है जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, तो इसका अर्थ है कि या तो इसे आ कहा जाए, और अगर प्राइमरी की भाषा में कहें तो छोटा, बड़ा या छोटी या बड़ी। तो इस तरह से किताबों में दिया होता है जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद, और किन्हीं किन्हीं किताबों में दिया होता है आ के बाद। तो ये समझ लीजिए कि ह्रस्व और दीर्घ का क्या अर्थ है। तो परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या है दीर्घ संधि की, नोट करते जाना। जब आ इ उ ली अथवा री के बाद समान वर्ण आए तो मेल के पश्चात वे दीर्घ हो जाते हैं। जब इ उ री अथवा ली के बाद समान वर्ण है। समान वर्ण का मतलब है उसी बिरादरी के वर्ण, जैसे आ के साथ आ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। इसमें हमें ये नहीं देखना है कि वो लघु है या दीर्घ, केवल इतना देखना है कि वो अपनी बिरादरी का है या नहीं। तो जब आ इ उ री या ली के बाद समान वर्ण आए तो मेल के पश्चात वे दीर्घ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हिम हन आए बराबर। अब ये कैसे होगा, ये जो हमारा माँ है ये आधा माँ प्लस आ है छोटा, और ये बड़ा आ बराबर बड़ा। समझ में आया। इसी तरह से विद्यालय, तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। इसमें बड़ा आ प्लस बड़ा आ हो रहा है, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा। इसी तरह से आगे बाद ये देख लीजिए, रवि प्लस इंद्र बराबर रवि। अब यहां देख रहे हो आप, छोटी ए प्लस छोटी ए बराबर बड़ी। नोट कर लीजिए। अगले उदाहरण देखिए, गिरी प्लस गिरीश, गिरीश। अब बड़ी का उदाहरण देखिए, नदी प्लस ईश नदीश। यहाँ बड़ी प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी।
अब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, यानी भांग प्लस उदय बराबर भांगोदय। अब देख रहे हैं छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। वधू बड़ा ऊ का उदाहरण है वधू प्लस उत्सव बराबर वधूत्सव। अब रे का उदाहरण देखिए मातृ प्लस ऋण बराबर मातृ। पितृ धन ऋण बराबर और लिरि का उदाहरण कहीं नहीं मिलता है, इसका प्रयोग केवल वेदों में किया गया है, इसलिए लिरि का उदाहरण कहीं नहीं मिलता है। तो इस तरह से एक बार फिर हम देखते हैं दीर्घ संधि, यानी कि जब आ ई उ री तथा लृ के पश्चात समान स्वर आते हैं तो मेल के पश्चात वे दीर्घ हो जाती है। और आपने इस तरह के उदाहरण देखे, मैं विश्वास है कि आप दीर्घ संधि तैयार कर चुके हैं। तो अभी हमने दीर्घ संधि पढ़ा। अब आइए देखते हैं कि संधियों में माहेश्वर सूत्र का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले माहेश्वर सूत्र पढ़े थे। तो जैसे दीर्घ संधि का सूत्र है अकाह सवर्णे। अब ये अक प्रत्याहार है। हमने अभी माहेश्वर सूत्र में आपको प्रत्याहार बनाना बताया था। तो जैसे पहला माहेश्वर सूत्र है आयुर, है ना, और दूसरा है लृ, तीसरा है एवं, और चौथा है अयौच। तो हमने अभी बताया था आपको माहेश्वर सूत्रों में कि ये 4 माहेश्वर सूत्र स्वरों से संबंधित हैं। तो अब हमने हमने जो है प्रत्याहार बनाना भी बताया था। तो जैसे अक, अका सवर्ण दीर्घा, अब ये आ और ये का, तो इस तरह से बना अक प्रत्याहार। कौन सा? अक। अब इसके हम स्वर देख लेते हैं। तो आ ई उ री लृ। अब देखिए हमने अक प्रत्याहार बनाया। तो पहले माहेश्वर सूत्र का आ और दूसरे का पहले माहेश्वर सूत्र अयुण का आ और दूसरे माहेश्वर सूत्र दीर्घ का। इस तरह से ये अक प्रत्याहार बना और इसके स्वर हो गए आ ई उ री लृ। अब सूत्र है दीर्घ संधि का अकः सवर्णे दीर्घा, यानी जब अक प्रत्याहार के वर्ण आ ई उ री तथा लृ के बाद सवर्ण, सवर्ण का मतलब है समान वर्ण, एक जैसे वर्ण, उसी बिरादरी के वर्ण आए तो मेल के पश्चात में दीर्घ हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग संधियों में होता है। और इसके जरिए पढ़ने से, इसका बेस लेकर के पढ़ने से संधियां बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हैं, बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, कभी भूलता नहीं। अब आगे आते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि हमने पढ़ ली। अब दीर्घ संधि के बाद दूसरी गुण संधि।
तो देखिए गुण संधि, जब आ या आ के बाद ई उ री या दृ आए तो आ धन ई बराबर ई, आ धन उ बराबर उ, आ धन री बराबर अर, और आ धन दृ बराबर अल। हो जाता है। समझ में आया होगा। इसका सूत्र किताबों में लिखा मिलता है आद गुणा, जब आया आ के बाद ई उ री या लृ आने तो आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ, आ धन रे बराबर अर तथा आ धन दृ बराबर अल हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखिए। ब्रह्माधन 30 बराबर 19, आधन महाधन 30 बराबर 19। बड़ा प्लस बड़ी बराबर गणधन 30 बराबर 19, आधन 1 तो ये उदाहरण ये आ प्लस ई बराबर ए। अब देखते हैं आ धन उ बराबर उ, दूसरा है आ धन उ बराबर ओ, तो हित धन उपदेश बराबर हितो उपदेश। आ प्लस उ बराबर उ, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। आ प्लस उ बराबर उ, वन धन उत्सव बराबर महोत्सव। आ प्लस उ बराबर, इस तरह से उदाहरण हो गए आ धन उ बराबर ओ। अब देखते हैं आ धन री बराबर अर। आ धन री बराबर अर, महाधन विष बराबर महर्ष। बड़ा आ प्लस बराबर आ, महर्ष
महर्ष और निकल रहा है ना, इसी तरह से देव धन ऋष बराबर देवर्ष, आ धन ऋ बराबर आ। इस तरह से ब्रह्म प्लस ऋष बराबर ब्रह्मर्ष। और अंतिम है आधन ऋ बराबर अल। तो उदाहरण देखते हैं, पव धन ऋकार बराबर पवनकार और मम धन ऋकार बराबर ममनकार। इस प्रकार ये हमारी गुण संधि हुई। इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जब आया आगे बात ई उ रि या ऋ आए, अब ये ध्यान देना है आपको कि ये ई उ जो है ये ह्रस्व भी हो सकते हैं, दीर्घ भी हो सकते हैं। देखा आपने? तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जब आया आ के बाद ई उ रि या ऋ आए तो आधन ई बराबर ए, आधन उ बराबर ओ, आधन रे बराबर अर, आधन रे बराबर अल हो जाता है। इसे जो भी हमने एग्जाम्पल लिखाए हैं नोट करते जाइए। अब आगे आते हैं वृद्धि संधि। अब इसका सूत्र है वृद्धि रेज। माइसा सूत्र से कितना आसान हो जाता है, यानी वृद्धि प्लस एज। अब ये एज प्रत्याहार है, यानी एज प्रत्याहार है और इसके स्वर हैं ए ऐ ओ औ। तो अब इसकी परिभाषा देखिए। जब आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है। और जब ओ या औ आए तो औ हो जाता है। नोट कर लीजिए। जब आया आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है, और जब ओ या औ आए तो औ हो जाता है। उदाहरण देखिए। आपने देखा कि आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है। तो ए धन ए बराबर एक है। अब ये आ धन ए बराबर आई।
इसी तरह से तब धन एव बराबर तवैव आ धन ए बराबर आई। नोट कर लीजिए। प्लस ओग बराबर जलौग। जलौग यानी ओग मीन्स क्या होता है? बाढ़। क्योंकि हमें शब्दार्थ भी मालूम होना चाहिए। जब एकाएक कहीं बाढ़ आ जाती है, अचानक से कहीं पटरी फट जाती है, तटबंध टूट जाता है, तो अचानक से जब पानी आ जाता है तो उसे ओग कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, उष्ण प्लस ओदन। उष्णोदन दीर्घ हो गया, आपने देखा ओ से औ हो गया। ओदन मीन्स होता है भात, गरम भात। उष्णोदन मीन्स गरम भात। और अब औ का उदाहरण देखिए, वन प्लस औषध। ये उदाहरण बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। वनौषध बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और महा प्लस औषध, महौषध। इस तरह से वृद्धि शब्द समझ में आ गई होगी। नोट कर लीजिए। अब वृद्धि संधि के पश्चात देखते हैं न्यड़ संधि। अब देखिए, इसका सूत्र है इको यणच। अब यदि हम इसका संधि विच्छेद करें, इक प्लस, अब दो प्रत्याहार इसमें आते हैं, इक और यण। इक के स्वर हैं ई, उ, री, ली। और यण के स्वर हैं यानी वर्ण हैं या, वा, रा और वा। तो हम नियम देखिए कि जब ई, उ, री तथा लृ के बाद अन्य कोई वर्ण आए तो क्रमशः या, वा, रा तथा ला हो जाता है। जब ई, उ, री तथा लृ के बाद अन्य कोई वर्ण आए तो क्रमशः यावा तथा यावा, रा तथा ला हो जाता है। अब उदाहरण देखते हैं। प्रति धन ई बराबर प्रति ई धन
ए बराबर ईपी धन आज बराबर इत्यादि। ई धन आ बराबर नोट कर लीजिए। सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ। सुधन आगत बराबर स्वागत। आपने इसमें देखा ऊ धन आ बराबर वाह, और इसमें ऊ धन आ बराबर वाह। ऊ धन आ बराबर वाह और ऊ धन आ बराबर यावा। अब रागा देखिए, तो अब आइए री का उदाहरण देखते हैं। मातृ प्लस आदेश बराबर मात्रादेश। री प्लस आ बराबर और पितृ प्लस आदेश बराबर पुत्रादेश। री प्लस आ बराबर और अब लेरी का उदाहरण देखते हैं, बहुत कम किताबों में मिलता है। लेरी प्लस आकृत बराबर लाकृत। लेरी प्लस आ बराबर। इस तरह से जड़ संधि पढ़ लिए, नोट कर लीजिए इसे। इसका मतलब ये हुआ इस संधि में कि प्लस भिन्न स्वर बराबर या ओ प्लस भिन्न स्वर बराबर वा। बी प्लस भिन्न स्वर बराबर गा और मेरी प्लस भिन्न स्वर
भिन्न स्वर का मतलब है इन स्वरों से हट करके कोई दूसरा स्वर। तो इस तरह से ये संधि पढ़ ली गई। अब आते हैं अयादि संधि के बाद अब आते हैं, देखते हैं अयादि संधि यानी स्वर संधि का अंतिम पार्ट, अंतिम भाग, अयादि संधि। ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्रमशः आए आय औ तथा आव हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। में धन अन बराबर नहीं, ये धन आ बराबर आई। से धन अन बराबर से, ए प्लस आ बराबर आई। अब ये ए का हो गया, ए का देखते हैं। गए धन अट बराबर गायक, ऐ प्लस आ बराबर आय। इसी तरह से नए प्लस अक बराबर नायक, यानी ऐ प्लस आ बराबर आय। अब इतना नोट कर लीजिए। अब ओ का उदाहरण देखते हैं। ओ का उदाहरण देखिए तो भो धन अन बराबर भवन, यानी ओ धन आ बराबर आओ। ओ धन अन बराबर पाहो, ओ धन आ बराबर अब औ का उदाहरण देखिए। भव धन उक बराबर भाव,
अब ये ऊ की मात्रा लग जाने से वा में जो है ऊ की मात्रा लग गई। इसी तरह से 9 धन इक बराबर 9। तो इस तरह से ये आयात संधि पूरी है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। तो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा संधि, संधि की परिभाषा, माहेश्वर सूत्र, स्वर संधि के भेद। अगले लेक्चर में हम लेकर के आएंगे व्यंजन संधि।